चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के समकालीन विश्व राजनीतिक वाले पुस्तक के चौथा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। परिचय देखें। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पुनर्निर्माण की बात हो रही थी। और इन्हीं चुनौतियों में यह भी एक थी अमेरिका की शक्ति का उभरना और शक्ति के रूप में बढ़ना और सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उनका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। और इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया जाएगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। अब इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी बातचीत होगी। यहाँ एक कार्टून दिया गया है। कार्टून है कि जून 2016 में दौरान 2016 के जून 2006 के दौरान इजराइल में लेबनान पर हमला किया और उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह का नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है और भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए और कई सार्वजनिक इमारत और हिरायशी इलाके इजराइल बमबारी की चपेट में आया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजराइल सेना इस इलाके में से अक्टूबर से ही वापस हो सकी थी। और उसके बाद ये दोनों कार्टून इस संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी कर रहे थे। देखें हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। एक और एक इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां है तो दूसरी ओर हम जा पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं और यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है। और आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़े जिन्हें हम इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है उनके बारे में देखते हैं। जिनका पहला नाम है जो पहले व्यक्ति उनका नाम है हेग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे सचिव हैं। इनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानव को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें नरक से बचाने के लिए हुआ है। दूसरे व्यक्ति हैं इनका नाम है शशि थरूर, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव हैं। इनका कहना है कि बतकही की चौपाल ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती है, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। और लेकिन जैसे कि चर्चिल कहते थे कि हथियार लड़ने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए। और क्या यह बात बेहतर नहीं है कि ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाए और उसके बाद बनिश्त पर लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलाम करने के देखते हैं। ये दोनों उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज कोई दावा नहीं करती लेकिन महत्वपूर्ण जरूरत है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं। वे देश की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो। देश के बीच मनमुटाव और झगड़े होते ही रहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने बैर विरोधी के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान ले और इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और इसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़े और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जा सकता है लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर हम कम ध्यान जताते हैं। और इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को शक्तिशाली राज्य नहीं होता है और ये जिससे कि अपने सदस्य पर ध्वस्त चलाती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। और एक बार इसका निर्माण हो जाए तो समस्या और शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना पड़ता है। कुछ मामले
जैसे कुछ मसले हैं जिन्हें चुनौतीपूर्ण होते हैं और उनसे निपटाया जा सकता है तो मिलकर ही निपटा जाएगा। और जब सभी साथ मिलकर काम करेंगे तो इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है, तो अच्छा से काम होगा। जैसे कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व हर देश अपनी आबादी के टीके लगाने में सहयोग करे, मिलजुल कर काम करे। और हम ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी ताप वृद्धि और उसके प्रभावों का ही उदाहरण ले ले तो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है और इससे समुद्र तल की ऊंचाइयां बढ़ने का खतरा भी है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तलीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। तभी भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए और इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देश के सहयोग करना जरूरी है। और दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बात होती है। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती है। सहयोग में आने वाले लागत का भार कौन कितना उठाएगा, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा नियोजित ढंग से कैसे हो और मोड़ तोड़ के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं। और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई है उनसे कोई भी दंगा न करे। और इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने के मदद कर सकता है। ऐसे संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्य को यह विश्वास हो कि आने वाले लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी और लाभ का बंटवारा नियोजित होगा। और कोई सदस्य एक बार समझौता में शामिल हो जाए तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़े अलग भूमिका निभा सकता है। और हम ऐसे अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरते हैं। और ऐसे में बहुत से लोग और सरकारों को इस बात की चिंता सताती रहती है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश कितने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। और क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में कुछ तथ्य। अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक के चार्ट पर हस्ताक्षर किए गए। जनवरी 1942 में धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्ट के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। फरवरी 1945 में 3 बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। अप्रैल से मई तक 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। और 26 जनवरी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्ट पर 50 देशों ने पोलैंड ने हस्ताक्षर किया और पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किया। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। और 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। उसके बाद देखते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF है। और यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था को देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। उसके बाद 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य 189 सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजह बराबर नहीं है। और समूह 7 के सदस्य जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है। और उसके बाद अन्य अग्रणी सदस्यों जैसे चीन में है 6.0
6.09%, भारत के पास है 2.64%, रूस के पास 2.59%, ब्राज़ील के पास 2.22% और वहीं सऊदी अरब के पास 2.02% है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है। उसके बाद देखें संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास के बारे में देखें। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़े के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की प्रयास करना जरूरी है और इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन की जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध जैसे 1939 से 45 तक न रोका जा सका और पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल भी हुए थे। और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई थी। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं और अगर यह युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। और इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी और इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है और इसकी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसके नाम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुलना के बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे और इसलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है और वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं जब ये किताब लिखा गया था तब का। और उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाली थी और ये 1945 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं और जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है जैसे इसका नाम शॉर्टकट में WHO है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC है। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग है यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज यानी UNHCR है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष भी है यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड UNICEF यूनिसेफ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन भी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को है और ये सब शामिल है इसमें। और उसके बाद शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार देखें। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में भी सुधार और विकास करना लाजिमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठाई हैं और बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह है कि संगठन की बनावट और उसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। दूसरे इस
संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों की तरह ये सुधार जरूरी है। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है और कैसे करना और कब करना है। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है और इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद के सदस्यता देने की बात उठ रही है और इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिम देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों से ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, ताकि जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कामों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखें। आइए हम दोनों ही किस्मों के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं और उस चर्चाओं में हम ज़्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियाबद्ध सुधारों पर देंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई थी और इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई और 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित बातें हैं। जैसे सोवियत संघ बिखर गया, अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक है। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं, यानी ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप में भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी जैसे जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार और जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था तो शीत युद्ध का अंत हुआ था 1989 में, तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है, क्या उससे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इससे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन कौन से सुधार जरूरी है? पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में थोड़ा देख लें। ट्राइगवल ली है, ये 1946 से 1952 तक नॉर्वे के हैं। वकील और विदेश मंत्री कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास किया। कोरिया युद्ध को शीघ्रता समाप्त करवाने में नाकाम रहने पर आलोचनाएं हुई। दोबारा महासचिव बनने की सोवियत संघ में विरोध किया। उसके महासचिव के पद से त्यागपत्र इनको मिला। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे हैं हेग हैमरशोल्ड है, 1993 से 1961 तक स्वीडन के हैं। ये अर्थशास्त्री और वकील हैं। स्वेज नहर से जुड़े विवादों को सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के लिए काम किया। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार मिला इनके। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की गई। ये तीसरे व्यक्ति हैं यू थंग, 1961 से 1971 तक इनका कार्य कर रहा। ये बर्मा के यानी म्यांमार के हैं। शिक्षक और राजनयी है। उसके बाद क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किए और उसके साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की।
वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना भी की। और उसके बाद कुर्ट वाल्डहेम ये हैं चौथे व्यक्ति, और ये इनके कार्यकाल 1972 से 1981 तक ऑस्ट्रेलिया के हैं। कूटनीति और विदेश मंत्री हैं और नामीबिया और लेबनान की समस्या के समाधान के प्रयास किए। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख किया और तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन से विरोध किया। उसके बाद अगले व्यक्ति हैं जेवियर पेजेट द QIR है। इनका कार्यकाल 1982 से 1991 तक पेरू के हैं। ये वकील और राजनयिक है। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के प्रयास किए। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता के काम किए। उसके बाद फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता के कार्य किए। उसके बाद अगला व्यक्ति है बुतरस घाली। उनका कार्यकाल 1992 से 1996 से 1996 तक है और मिस्र के हैं। ये राजनयिक, विधिवेद और विदेश मंत्री है। ये एन एजेंडा फॉर नेस नामक रिपोर्ट जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। बोनेसिया, सोमालिया और एस्वाडा से में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे इन पर और गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया इनका। अगला व्यक्ति है कोफी अन्नान। 1947 से 2006 तक कार्यकाल था इनका। घाना के हैं ये और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी हैं। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया। अमेरिका नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला इन्हें। ये अगला व्यक्ति हैं बान की मून है। 2007 तक 2016 तक कार्यकाल इनका। उसके बाद कोरिया गणराज्य के हैं, दक्षिण कोरिया के। कूटनीतिक और विदेश मंत्री हैं ये और इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रकाश डाला इन्होंने। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। UN विमेन के निर्माण के लिए काम किया और युद्ध वियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। उसके बाद ये जो व्यक्ति हैं अनोतनियो मनुएल दे ओबेरीरा गुटेरेस 2017 में कार्यकाल 2017 में महासचिव बने। पुर्तगाल के हैं ये। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे 1995 से 2002 तक। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2005 से 2015 तक रहे। उसके बाद सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रहे 1999 से 2005 तक। अभी वे संयुक्त राष्ट्र के नवे महासचिव हैं। उसके बाद देखते हैं प्रक्रिया और ढांचे के बारे में। सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए इसका मसला कठिन है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है और यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें का जिक्र था, जैसे सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती और दूसरा है इसके फैसले पर पश्चिमी मुल्कों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। तीसरा है कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाए और मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए मानदंड सुझाव गए और इनमें से कुछ निम्नलिखित सुझाव आए कि एक नए सदस्य को जैसे बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, उनके पास नई सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो और आबादी के लिहाज से 12 राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो।
स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है और सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, फिर वह फिर भी बात कर सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है और सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है। और अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सामान्य की कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देश की कतार लग जाएंगे। और सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होगा। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए और क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातीना अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए और प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए। आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, फिर संस्कृति का क्या करें और क्या विभिन्न संस्कृतियां या सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए और कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक की राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती है। और इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। और मिसाल के तौर पर कुछ और को जोड़ था कि इन 5 अस्थायी सदस्यों को दिया जाए निषेधाधिकार यानी वीटो पावर का अधिकार खत्म होना चाहिए ये। और अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार यानी वीटो का अधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता है, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। 5 अस्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता अस्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह एक नए सदस्य का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश की फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। और अस्थायी सदस्य का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार यानी वीटो का पावर का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही एक अस्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्यों से उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। और निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहैया तो चली ही है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि अस्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने अमूल चमूल बदलाव के लिए तैयार न हो। और इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इस ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे और इससे बाहर रह कर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उसके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाएंगे। यह विश्व बैंक के बारे में थोड़ा देख लें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विशेषाधिकार देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी लाना और नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा में सड़क, शहरी विकास
विकास, बिजली है तथा सुशासन में है, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। विश्व बैंक यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं और इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। उसके बाद देखें संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार के बारे में देखें। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के दिसंबर में इकट्ठे हुए और इस अवसर पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया, जैसे शांति संस्थापक आयोग का गठन करना। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले और इस बात की स्वीकृति मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2016 के 19 जून से सक्रिय हुई और शताब्दी विश्व लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का सहमति। उसके बाद हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, उसके बाद एक लोकतांत्रिक कोष का गठन, उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यायशीत परिषद को समाप्त करने पर सहमति। यह समझौता कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार है और शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए। दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं और यह आयोग किसमें दखल दे, हर झगड़े के दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा। ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी, मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए और इसे कौन तय करेगा। बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य से निर्धारित विकास संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है और क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा और ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत के सहयोग के बारे में देखें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन किया है। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएगा और भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। और भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता संख्या स्थिर रही है और जब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभ्यता में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है और भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्वमूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उससे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही है और इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। और यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। अब इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसले में उनकी भी सुनवाई जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन है और भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है और इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। और मिसाल के लिए उसमें अभी भी अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होनी चाहिए और आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है और भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला
दूसरा देश है। भारत में अब शायद ये 2011 के हिसाब से है। और भारत में विश्व की कुल संख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। और इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में के शांति बहाल करने के प्रयास में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाते आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पहल पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चुका नहीं है। और भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। और इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामले में महत्व बढ़ता रहा है और किसी देश को अपनी इस बढ़ती हुई हैसियत का फायदा उसके विदेश नीति से मिलती है। फिर अगर आपकी खास एक ताकतवर देश के रूप में है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न यानी वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। फिर पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, इसके साथ भारत के संबंध दिक्कत लब रहे हैं और बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियार को लेकर चिंतित है। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देश मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा और जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी एक तरह का विकास होता है तो अफ्रीका व दक्षिण अफ्रीका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इनके महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। और इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। ये देखिए विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, WTO के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई और यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। और इसके सदस्यों की संख्या 164 यानी 29 जुलाई 2016 की स्थिति से है। और 2016 में था 164 सदस्य और हर फैसला सभी इस सदस्यों की सहमति से किया जाता है। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई कि जिससे उनके हित सधते हैं। और विकासशील देशों की बहुत एक शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाता है। उसके बाद ये एक है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के बारे में देखें, यानी IAEA के बारे में देखें। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका संगठन 1957 में हुआ था। और यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्योग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी अधिनियम रूप में विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं और ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। देखते हैं उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रिया में सुधार के कुछ देशों की आशा भी बढ़ी रही है और इन बदलावों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और इसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है,
नहीं है और कारगर ढंग से काम कर पाएगा। और क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्तिशाली है और अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बुते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतरी अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है और यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ता जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाही इसके नागरिक है। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथ ही राष्ट्रों के हितों में अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जांचे तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। और अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत से बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता भी है ताकि उसकी नीतियों को विरुद्ध मंद पड़ जाए। और इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका अवश्य से विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिका नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़े और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। यहाँ तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है मंच है जहाँ अमेरिका रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है अमेरिका के। और यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह जगह जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं और इससे पारस्परिक निर्भरता का नाम लिया जाता है। और इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। अब प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले देशों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ता लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे और ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हैं। ये है ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में थोड़ा देख लें। यह भी मानवाधिकार का वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर खींचता है और इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है।